हाय। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, मतलब किस तरह से हम एक्चुअली प्रोसीजर देखे थे कि प्रोसीजर किस तरह से होगी फॉर एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेजेस है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, क्या लिमिटेशंस है, मतलब क्या कमियाँ है, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। चलिए शुरू करते हैं। द रेंडरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स सर्व द वेरिएड एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी मोर एडिक्वेटली दैन एनी अदर मेथड। क्या बोलता है इसमें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस जो मिलता है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, और ये एक वैरिड एंड कॉम्प्लेक्स नीड है, मतलब एक जो कॉम्प्लेक्स में से जो तुम्हें एक अच्छी चीज़ मिल रही है ना, ये जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये बहुत अच्छी है, मोर एडेक्वेट है। ठीक है, दैन दी अदर मेथड, जो बाकी मेथड से ये बहुत अच्छी चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के द्वारा हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम में रहते हुए जो लोग काम करते हैं और उनको जो न्याय मिलता है, तो दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन लोग तुम्हें जस्टिस दे रहे हैं, बिकॉज हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जो मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन रहता है, फिर वाइस चेयरपर्सन, देन मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल मेंबर। तो दिस इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बिकॉज दिस इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। सो थ्रू दिस द पर्सन गेट द जस्टिस। एंड अभी देखिए अलग अलग हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है एक, और अलग अलग जुडिशली बॉडीज़ है। तो उनमें जो पेंडिंग केसेस है उनसे आपको एक स्पीडी और एक एक्यूरेट जो जस्टिस मिलता है थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत अच्छी मेथड भी है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो प्रूव यूजफुल एंड इफ़ेक्टिव। तो और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस जो मिल रहा है, ये क्या है, एक फ्रूट यूजफुल एंड इफ़ेक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है और ये इफ़ेक्टिव भी है। देर आर सर्टन एडवांटेज ऑफ द ट्रिब्यूनल्स विच आर, अभी हम एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस का मतलब फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, ये हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, एप्रोप्रिएट एंड इफ़ेक्टिव जस्टिस। एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया एकदम करेक्ट, इफ़ेक्टिव का मतलब हो गया जो जस्टिस देंगे वो एकदम इफ़ेक्टिव होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ असर होगा। ओके, तो ये हो गया एप्रोप्रिएट एंड इफ़ेक्टिव जस्टिस। The administrative tribunals are not only the most appropriate means of administrative justice but also the effective mean है for providing fair justice to the individual। अब देखिए क्या बोलता है इसमें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के द्वारा जो जस्टिस मिलेगा, वो एक तो करेक्ट जस्टिस मिलेगा, आपको एप्रोप्रिएट मिलेगा, टू द फैक्ट मिलेगा, और जो चाहिए वो मिलेगा। साथ में इफ़ेक्टिव मिलेगा। इफ़ेक्टिव मतलब जो जस्टिस मिलेगा आपको उसका असर होगा कुछ, एकदम नॉर्मल आपको जस्टिस नहीं मिलेगा कि चलो अभी हो गई बात ख़त्म कर लो, इस टाइप से नहीं। वाट एवर द जस्टिस दैट यू विल बी प्रोवाइडेड दैट विल बी द इफेक्टिव, मतलब आपके लिए असरदायक होगा वो इन एनी सेंस। ठीक है, नाउ द पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फील एश्योर्ड दैट in case of denial of justice and fair play to them, tribunals restore to them the benefit that rightfully belong to them। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से जो जस्टिस मिलता है, सर्विस जो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ को, इससे क्या होगा, उनके जो भी बेनिफिट होंगे जो उनको मिलने चाहिए थे थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, या जो उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको जो मिलना चाहिए था, दैट विल बी रिस्टोर्ड, दैट विल बी गेट। ओके, वो मिलेगा उनको, राइटफुली मिलेगा, जो उनको बिलोंग करते हैं, जो उनको मिलने चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है।
तो इसीलिए इसका जो पहला एडवांटेज हो जाता है इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का ये कि ये एकदम अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए हमने बात किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, ना कि जो प्रोसीजर जो है सिविल प्रोसीजर्स 1908 एक्ट के थ्रू जो प्रोसीजर लिखी गई है वो फॉलो करता है। ये फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस के ऊपर, इसीलिए यहाँ कहा गया फ्लेक्सिबल। देयर आर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन द functioning of the tribunal. Principle of natural justice play an important role in the operation of the tribunal. देखिए वही है कि ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या जरूरी है इसके ऊपर वो बात करता है, ना कि क्या प्रोसीजर लिखी गई है उसको फॉलो करो बिना इसकी परवाह करता। तो इसीलिए ये क्या है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है। तो एक ह्यूमन की फीलिंग्स को समझते हुए, उनकी ज़रूरत को समझते हुए ये न्याय देता है। दे आर नॉट बाउंड बाय द राइट रूल और रिजिड रूल ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ प्रीवियस डिसीजन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो वो एकदम रिजिड रूल, कठोर रूल के साथ ये अपना प्रोसीजर नहीं फॉलो करते। कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये एक नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एडेप्टेबल टू द सिचुएशन, यस, while justice by the court tend to be highly technical, tribunal are free from technicalities of law। और ये जो ट्रिब्यूनल है ये एकदम मतलब ये टेक्निकलिटी पे नहीं जाता है, जो नेचुरल रहेगा, जो ज़रूरत रहेगा उसके हिसाब से ये काम करे, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा गया है, ठीक है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा गया है। तो इसीलिए ये एक इसका एडवांटेज बन जाता है। एडेक्वेट एंड इफेक्टिव जस्टिस देगा, फ्लेक्सिबल है ये। देन लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसकी जो फीस है ये कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये मैक्स, बाकी डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन 100 रुपये से ऊपर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में या इतने कम फीस में कहीं पे भी जस्टिस नहीं मिल सकता है। तो जस्टिस प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इज इनएक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व, ओके। दिस इज इन द कॉन्ट्रास्ट टू द लॉन्ग एंड cumbersome procedures involved in justice court and huge cost incurred in the engaging lawyers, court fees and other incidental expense, ओके। तो बाकी के जैसे जुडिशल कोर्ट्स होते हैं उनमें बहुत कॉस्ट होती है, लॉयर की फ़ीस होती है, कोर्ट की फ़ीस होती है, बाकी जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी फीस होती है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या है कि इनएक्सपेंसिव है, इसमें आपका एक्सपेंस नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। हेंस ट्रिब्यूनल्स हैव नाउ बिकम पॉपुलर जुडिशियल फोरम विच प्रोवाइड इजी एसेसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर इंकरेज टू मूव द ट्रिब्यूनल इवन माइनर सर्विस मैटर्स। तो इसीलिए अगर छोटा भी सर्विस मैटर रहेगा तब भी वो कहाँ पे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। देन रिलीफ टू कोर्ट से छुटकारा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैव प्रोवाइड ग्रेट रिलीफ टू जुडिशियल कोर्ट विच आर प्री ऑक्यूपाई विथ सो मेनी पेटिशंस रिलेटिंग टू सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो ये एक कोर्ट को भी रिलीफ प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑलरेडी जुडिशियल कोर्ट जो है वहाँ पे बहुत सारी केसेस पेंडिंग है, तो इसीलिए ये रिलीफ भी प्रोवाइड करता है किसको, कोर्ट को। तो ये हो गए एडवांटेजेस कि वो एडेक्वेट एंड इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल है, लेस एक्सपेंसिव है, रिलीफ प्रोवाइड करता है कोर्ट को, ठीक है। तो ये क्या हो गए एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अभी हम कुछ मतलब लिमिटेशन देखेंगे, कमियां देखेंगे, क्या क्या कमियां हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर। डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस देयर आर सर्टन लिमिटेशंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। अब वो क्या क्या लिमिटेशंस है ये देखिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स डू नॉट रिलाई ऑन यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड हेंस दिस माइट लीड टू आर्बिट्री एंड इनकंसिस्टेंट डिसीजन, यस। तो पहला लिमिटेशन ये है, बोलते हैं ये कि ये जो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स है, मतलब सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए
जो वहाँ का चेयरपर्सन होगा या वाइस चेयरपर्सन या मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हो गए या जुडिशियल मेंबर हो गए, उनके एक्शन जो है, उनकी डिसीजन जो है वो आर्बिट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या बोलता है, देयर इज नो हेरारकी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड दिस हैज completely excluded the scope of judicial review on service matter। मतलब ये क्या है, एक ही है। मतलब जैसे हमें हमारे पास होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ये क्या है, हेरारकी है कोर्ट की। अगर आप यहाँ से नहीं तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, इस तरह से आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है इसमें कोई हेरारकी नहीं है, तो ये भी एक टाइप का इसका लिमिटेशन हो गया। तो अगर हेरारकी नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब जो जुडिशियल ने जो न्याय दिया है या जो भी न्याय मिला है या जो भी जजमेंट आया है उसके ऊपर रिव्यू होना, उसको चेक करना, दैट इज रिव्यू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन है, द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स एंड टेक्निकल हेड हु मे नॉट पजेस एनी बैकग्राउंड ऑफ लॉ एंड जुडिशियल वर्क। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर हमने देखा था एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होता है। तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स के पास कोई भी जुडिशियल कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो इसका मतलब वो सही से काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही डोंट हैव दी जुडिशियल बैकग्राउंड। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन बोला गया है। फोर्थ लिमिटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इज as discussed earlier have the power to issue writ which till now was exercised only by the Supreme Court and High Court under Constitution। जो रिस्ट है, रिस्ट कौन से हेबस कॉर्पस, मैंडमस, सर्श्योरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ये क्या है, रिस्ट है। ये किन के पास है, ये है सुप्रीम कोर्ट के पास और ये है हाई कोर्ट के पास। सिर्फ दो कोर्ट के पास रिस्ट है इशू करने के, लेकिन ये पावर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बोलना चाह रहे इसमें कि ये जो पावर है इश्यू करना, ये भी एक टाइप का लिमिटेशन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पावर है जो कि इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। जो फिफ्थ लिमिटेशन है, वन मोर इनएडिक्वेटी नोटिसेबल इन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर फंक्शनिंग एंगल। दिस इज the absence of appeal forum within the tribunal which cause considerable inconvenience। For example, if a bench of tribunal give judgment, it has got applicability all over the country as there is only one central administrative tribunal for whole of India, and various bench located in different part of the country are part some of tribunal। If there was such an appellate mechanism within the tribunal system where appeal can be filed against any unsatisfactory judgment, it would have been desirable forum of obtaining justice both government employee as well as the government। मतलब ये बोलने चाह रहे इसमें कि जो हेरारकी की बात की ना हमने यहाँ पे, ये वाला यही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे कि एक ही बेंच है। मतलब जैसे मान लीजिए जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, बाकी कुछ ही जगह पे, चार ही जगह पे लगभग यही है, 4 जगह पे ही है बाकी के बेंच। तो देश में पूरे कंप्लीट देश के जो गवर्नमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनके लिए सिर्फ ये कुछ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। तो इनमें कोई हेरारकी भी नहीं है कि यहाँ से हम अगर इनका जजमेंट हमें पसंद नहीं आया तो हम दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक टाइप का लिमिटेशन बताया गया है कि एक तो कमी है पूरे भारत के लिए, कुछ 4-5 ही है, उसके बाद हम अपील भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने जाना कि क्या क्या एडवांटेजेस है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या कमियाँ है। ठीक है, तो अब हम पहुँचे एट लास्ट कंक्लूजन के ऊपर, इस चैप्टर का कंप्लीट कंक्लूजन कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए शुरू करते। देखिए, द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इज ऑन द इंक्रीज। This system has proved useful and effective. It not only provide relief
to the ordinary court but also ensure speedy and inexpensive justice or public functionaries in case involving their service matters. Administrative tribunals claim a number of advantages which the ordinary court of law do not possess. Low cost involvement in fighting the case, accessibility, freedom from technicality, great flexibility, expeditious disposal of the cases and expert knowledge in specific field. तो ये सब क्या बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच आर पॉजिंग प्रॉब्लम इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग। पहली कौन सी प्रॉब्लम है, यूजुअली दे डू नॉट मैन ट्रेन एंड एक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम जुडिशियल फील्ड which is important to provide adequate review of administrative action. Second क्या बोलता है, it said that official working in the tribunal generally do not have the impartial outlook and detachment which judicial officer would have. Thus it is essential to have a judicial umbrella over the tribunal to help maintaining the quality of justice. Therefore, there is a need for introducing more and more judicial element in the administrative tribunal. Simultaneously, the law court too should have sympathy and clear understanding of administrative element to eliminate the unpleasant feature. In this unit, we have read about the evaluation of administrative tribunals के बारे में जाना, उसका किस तरह से evaluation हुआ है, ऑब्जेक्टिव जाना हमने, adjudication जाना, dispute relating to the service matter of public service person. It gives the idea about the different type of tribunals, their structure, composition, jurisdiction, power and authority. Also highlight procedures for application, ठीक है, और एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ये सब चीज़ें हमने जाना है। तो इसको मैं जल्दी में पढ़ा क्योंकि ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मेनली पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ठीक है। उसके टोटल उसका क्या कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद उसका क्या पावर होता है, क्या उसका अथॉरिटी होता है, जुडिक्शन कैसे होता है, ठीक है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कंप्लीट हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में जाना। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।